हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। इनकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है मामा अर्थ। 3 साल पहले कंपनी का बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आया था। फंडामेंटली बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो कोर फ्लैगशिप मामा अर्थ ब्रांड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके अलावा कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने बिजनेस को बहुत पनिश किया। हाउएवर, पिछले 5 क्वार्टर्स के अंदर व्हाट अ टर्न अराउंड दिस बिजनेस हैज बीन। क्या टर्न अराउंड दिखाया है बिजनेस ने। मैनेजमेंट ने अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव किया है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को फिगर आउट किया है। इनकी कोर ब्रांड्स और यंग ब्रांड्स दोनों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इनके मार्जिन्स पिछले 5 क्वार्टर्स में लगभग 3 गुना हो गए हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। दैट इज वाई स्टॉक प्राइस पिछले 1-1.5 साल के अंदर लगभग 2.5 गुना हो गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। होनासा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि मैनेजमेंट ने जो भी प्रोमिसेस पिछले 1-1.5 साल के अंदर किए हैं ना, उन सबको ओवर अचीव किया है। दे हैव एक्चुअली वॉक द टॉक। Q1 FY27 के रिजल्ट कल आए और रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मैनेजमेंट ने जितना भी प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा ओवर डिलीवर किया। धंधा क्या है? देखिए, इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को हम कह सकते हैं हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी। कंपनी ब्रांडिंग करती है, प्रोडक्शन खुद नहीं करती, ये ब्रांडिंग करते हैं। अपनी खुद की ब्रांड बनाते हैं स्क्रैच से। उसके अलावा छोटी छोटी ब्रांड्स को एक्वायर करके उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। तो अगर इस बिजनेस को समझना है ना, तो इनके पास जितने भी 8-10 ब्रांड्स हैं उनको समझना पड़ेगा। वो कैसे ग्रो हो रही है, हमें समझ में आएगा कि बिजनेस अल्टीमेटली कैसे ग्रो होगा। इसके अलावा दिस बिजनेस इज अ डिजिटल फर्स्ट बिजनेस, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इनिशियली डिजिटली बेचती है, ऑनलाइन बेचती है, ई कॉमर्स के थ्रू बेचती है। 30-40% रेवेन्यू इनका ई कॉमर्स से आता है, 10% रेवेन्यू इनका क्विक कॉमर्स से आता है। इसके अलावा इनके जो खुद के प्लेटफॉर्म है वहां से 15% या 20% के आसपास रेवेन्यू आ जाता है। यानी कंपनी के 70% के आसपास रेवेन्यू ऑनलाइन आते हैं। ऑनलाइन में अगर आपको कोई प्रोडक्ट फोड़ना है ना, तो आपको ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यहां पर ब्रांडिंग होती है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, है ना। कंपनी ने पिछले 10 साल में दिखाया है कि ये बखूबी समझते हैं कि ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे की जाती है। मामा अर्थ ब्रांड इन्होंने 2016 में शुरू की थी। आज के दिन में मामा अर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा एवरेज रेवेन्यू रन रेट कर रही है। इसके अलावा 2020 में इन्होंने एक ब्रांड शुरू की थी जिसका नाम था द डर्माको। आज के दिन में वो ब्रांड भी 1000 करोड़ की ब्रांड बन गई है। कंपनी ना नीश प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज के दिन में मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। उनकी ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है और उनको बहुत जल्दी मार्केट के अंदर लॉन्च कर देती है। जो बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स होते हैं वो इतनी रैपिड स्पीड से मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पाते। दैट बिकम्स द बिगेस्ट मोट ऑफ दिस कंपनी। अगर बिजनेस को समझना है तो हमें ब्रांड समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी ब्रांड्स इनके अंडर आती हैं। इनकी ब्रांड्स हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ब्रांड्स हैं जो कोर ब्रांड्स हैं, जहां पर लगभग 70 से 75% ऑफ देयर रेवेन्यू आता है। दूसरी ब्रांड्स हैं यंग ब्रांड्स, यानी छोटी ब्रांड्स जो इन्होंने पिछले कुछ साल के अंदर एक्वायर की हैं या फिर शुरुआत की हैं। वहां से जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं आते। 25-30% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यंग ब्रांड। अब जो यंग ब्रांड्स है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है क्योंकि वहां पर बेस बहुत छोटा है। लेकिन वहां पर मार्जिन्स अभी हमें बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इनकी कोर ब्रांड्स हैं मामा अर्थ एंड द डर्माको, ये दोनों ब्रांड्स बड़ी ब्रांड्स हैं, 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हर साल कर रही हैं। इन ब्रांड्स के अंदर आपको बेटर रेवेन्यू नजर आएंगे क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। मामा अर्थ इनकी सबसे पहली ब्रांड थी, वहां पर आपको मार्जिन्स सबसे हाई नजर आएंगे। ग्रोथ हो सकता है उतनी ज्यादा ना दिखे मामा अर्थ के अंदर। Q1 FY27 में मामा अर्थ की जो टॉप लाइन ग्रो हुई है वो हाई टीन से हुई है और मैनेजमेंट कह रही है कि हम अगले 5 साल में जो अपनी रेवेन्यू ग्रोथ मामा अर्थ से करने वाले हैं ना, वो हाई डबल डिजिट से ग्रोथ करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 से पहले स्टॉक की पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड था मामा अर्थ, वो बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है, 2025 के बाद इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश की है। अब फोकस सिर्फ ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है, मैनेजमेंट ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी फोकस कर रही है। इनफैक्ट जो जनरल ट्रेड होता है, यानी जो हमारे घर के आसपास मोमेंट पॉप स्टोर होते हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है। लगभग 40% ईयर ऑन ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे हैं।
इसके अलावा जो मॉडर्न ट्रेड होता है, जैसे हमारा डी मार्ट हो गया या फिर रिलायंस फ्रेश हो गया, इन जैसे चैनल्स के थ्रू भी बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ आ रही है। इस क्वार्टर में ग्रोथ 40% की थी, मॉडर्न ट्रेड में भी और जनरल ट्रेड के अंदर भी। दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड है कंपनी के पास द डर्मा को। 2020 में कंपनी ने शुरू की थी और ये ब्रांड सबसे रैपिड ग्रोथ करने वाली ब्रांड है। बहुत जल्दी ये ब्रांड 1000 करोड़ की ब्रांड बन गई है और यहां पर मार्जिन्स भी हर क्वार्टर में हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताती कि किस ब्रांड से कितने मार्जिन्स आ रहे हैं, लेकिन कंपनी हल्का हल्का आइडिया दे देती है कि मार्जिन्स अब डबल डिजिट पहुंच गए, अब मार्जिन्स टीन्स के अंदर पहुंच गए, अब मार्जिन्स मिड टीन्स के अंदर पहुंच गए, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव हो रही है ना आज के दिन में, वो द डर्मा को की वजह से हो रही है। और मैनेजमेंट ने डर्मा को सक्सीड करने के बाद ये शो कर दिया है कि ये मामा अर्थ के बाद और भी नई ब्रांड्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर 1000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, क्रिएट हो सकता है। ये बात आज के दिन में मार्केट को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, डर्मा को आप देखोगे ना तो ये ब्रांड डिफरेंट है, इसकी पोजीशनिंग डिफरेंट है, इसकी आप ब्रांडिंग करते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से करते हो। लेकिन अगर हम मामा अर्थ के साथ अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे ना तो बहुत सारा ओवरलैप आपको नजर आएगा। यानी मामा अर्थ भी शैम्पू बनाता है, ये भी शैम्पू बनाते हैं, मामा अर्थ भी फेस वॉश बनाता है, ये भी फेस वॉश बनाते हैं और सीरम्स बनाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि कंपनी ना जब स्ट्रेटेजाइज करती है तो कैटेगरीज के ऊपर स्ट्रेटेजाइज करती है। फॉर एग्जांपल आज के दिन में कंपनी ने 6-7 कैटेगरीज के ऊपर फोकस कर रखा है। फेस वॉश, शैम्पू, ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब इन कैटेगरीज के अंदर आप हर जितनी भी ब्रांड्स है ना उनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे निकालते हैं, अलग अलग ब्रांडिंग के साथ निकालते हैं। यानी आप फेस वॉश के ऊपर फोकस कर रहे हो क्योंकि वो सबसे रैपिडली ग्रो होने वाली सेगमेंट है। आप शैम्पूज के ऊपर फोकस कर रहे हो, है ना। चाहे जितनी भी ब्रांड्स हैं उनमें आप अलग अलग नाम से अलग अलग शैम्पूज लॉन्च कर रहे हो। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रेटेजी में हीरो प्रोडक्ट्स आते हैं। यानी अब आपने 4 शैम्पू निकाल दिए मामा अर्थ के अंदर या डर्मा को के अंदर, लेकिन आप एक हीरो प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करते हो, उसकी ब्रांडिंग करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। इससे क्या होता है, जो नया कस्टमर आता है वो आपका हीरो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रांड अच्छी लगने लग जाती है तो वो उसी ब्रांड के और डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उनकी तरफ जाने लग जाता है। यानी ये हीरो प्रोडक्ट का और कैटेगरी कंसंट्रेशन की जो स्ट्रेटेजी है ना वो एक फनल की तरह यूज होती है। नए कस्टमर को अपने अंदर अपने पास लेके आने के बाद उसका वॉलेट शेयर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जा सके। अब यंग ब्रांड्स की बात कर लेते हैं जहां पर 25-30% के आसपास रेवेन्यू है, लेकिन ग्रोथ बहुत रैपिडली आ रही है। यहां पर आपको एनुअल रन रेट लगभग 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ के आसपास तक का नजर आएगा और कंपनी चाहती है कि अगले 4-5 साल के अंदर इन ब्रांड्स को बहुत रैपिडली ग्रो करके लगभग 500 करोड़ के आसपास तक की ब्रांड्स बनाया जा सके। सबसे बड़ी ब्रांड है एक्वालॉजिका, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फेस वॉश। यहां पर आप फोकस कर रहे हैं जेन जी के ऊपर, जो नए कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, यंग कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस तरीके की पोजीशनिंग है। आज के दिन में 200 करोड़ के आसपास की ब्रांड है ये। उसके बाद अगली ब्रांड है डॉक्टर शेट्स। यहां पर आप लगभग 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रन रेट दिखा रहे हैं और यहां पर आपका फोकस है फेस सीरम्स के ऊपर, प्रीमियम फेस सीरम्स के ऊपर। ठीक है, पोजीशनिंग अलग है, प्रोडक्ट सेम है जो आप डर्माको में दे रहे थे, राइट। उसके बाद 100 करोड़ की ब्रांड है इनकी बी ब्लंट, जो हेयर कलर से डील करती है। ठीक है, ये इन्होंने एक्वायर की थी 2022 के आसपास। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली इन्होंने मेन केयर की एक रेजिनाल्ड नाम की ब्रांड को एक्वायर किया है रिसेंटली। आज के दिन में कंपनी कह रही है कि वहां पर 100-150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आ रहा है, जो बहुत रैपिडली डबल हुआ है इनके एक्वायर होने के बाद। तो जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट है, जो टारगेटेड ऑडियंस है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट्स सेम से ही हैं हर कैटेगरी के अंदर। तो कंपनी ना बहुत सारे एसक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना चाहती। कंपनी गिने चुने एसक्यूज के ऊपर गिना चुना फोकस रखना चाहती है ताकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लोड ना हो और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हुई नजर आए। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी ब्रांड्स हैं जो या तो कंपनी ने अभी शुरू की हैं या वहां पर रेवेन्यू आज के दिन में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ओरल केयर की इन्होंने ब्रांड शुरू की है, इस क्वार्टर में इन्होंने फ्रेग्रेंस की एक ब्रांड शुरू की है। इसके अलावा कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स में जा रही है। कंपनी कह रही है कि ये बहुत छोटी ब्रांड्स जो आज के दिन में नजर आ रही है ना, वो शायद अगले 5 साल के अंदर 250-300 करोड़ की ब्रांड्स आपको नजर आएंगी। तो ओवरऑल जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है ना वो हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी है। बहुत सारी ब्रांड्स आप क्रिएट कर रहे हो, उनको मार्केटिंग कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो और केवल गिने चुने एसकेयूज के ऊपर फोकस कर रहे हो। 80% ऑफ योर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज 6 कैटेगरीज।
अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंपनी के एस्पिरेशंस क्या है। कंपनी ने 2026 में 2031 का प्लान दे दिया कि 2031 तक हम 5500 करोड़ की कंपनी बनना चाहते हैं। 2026 में कंपनी ने लगभग 2400 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यानी कंपनी अपने रेवेन्यूज को ऑलमोस्ट 18% CAGR से ग्रो करने वाली है। और यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी गाइडेंस दी है ना, उनको ओवर अचीव किया है। फिर उसके बाद कंपनी ब्रांड बाय ब्रांड स्ट्रेटेजी बताती है कि हम अगले 5 साल में इस ब्रांड को कहां पर लेके जाएंगे। ठीक है, मामा अर्थ आज के दिन में 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू कर रही है। कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम मामा अर्थ को लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की ब्रांड बना देंगे। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से मामा अर्थ हाई टीन ग्रोथ दिखा रही है या डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है, 14-15% की अगर ये ग्रोथ दिखाएंगे तो ये 2000 करोड़ की ब्रांड बन सकती है। उसके अलावा Q1 FY27 में इनकी डर्मा को, जो इनकी दूसरी कोर ब्रांड है, वो 1000 करोड़ की ब्रांड बन गई है। ठीक है, मैनेजमेंट कह रही है कि 2031 तक हम यहां से रेवेन्यू लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का करने लग जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद द डर्माको की ग्रोथ जो है वो मामा अर्थ से कहीं ज्यादा रैपिड स्पीड से आती रहेगी और शायद 2031 तक डर्माको विल बी अ 2000 करोड़ बिजनेस। वो बहुत मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए बिजनेस के लिए। ठीक है, तो 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा मामा अर्थ से और 1500 करोड़ तक का रेवेन्यू आएगा द डर्माको से। 3500 करोड़ का रेवेन्यू तो इन दो प्रोडक्ट से हो गया। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है कि हम 2031 तक 5500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। अब 2000 करोड़ कहां से आएंगे? देखिए, जो ये यंग ब्रांड्स हैं जो आज के दिन में 150-200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही हैं, मैनेजमेंट चाहती है कि अगले 5 साल के अंदर 3 ऑफ दीज ब्रांड शुड बिकम अ 500 करोड़ बिजनेस। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बेस बहुत छोटा है ना, और छोटे बेस के ऊपर आप बहुत रैपिडली ग्रो कर पाते हो, है ना। मैनेजमेंट ने पास में भी दिखाया है कि नई ब्रांड्स बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं। तो क्या 20-22% के आसपास ये यंग ब्रांड्स ग्रो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। तो 1500 करोड़ मैनेजमेंट कह रही है कि हम यंग ब्रांड से लेके आएंगे। उसके बाद 250 से 500 करोड़ इनका आएगा, जो अभी नई कैटेगरीज में मैनेजमेंट एंटर हो रही है। ओरल केयर के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, या फिर फ्रेग्रेंस के अंदर, या और भी बहुत सारी नई नई एक्विजिशंस ये कंपनी करती रहती है, छोटी छोटी, या फिर अपनी खुद की ब्रांड्स को स्क्रैच से डेवलप करती है। 5 साल में नई ब्रांड्स बना सकते हैं जो 100-150 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो 2031 का प्लान दे रही है वो क्वाइट सक्सेसफुली ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं, उससे बेटर भी कर सकते हैं। अब आप मुझको कहेंगे कि कंपनी 18% से ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है अगर हम किसी न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस या इस तरीके की कंपनी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। बिल्कुल सही बात है, जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो लगभग 18% के आसपास आ सकती है, 20% भी हो सकती है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन भी होने वाली है। 2026 के अंदर कंपनी के मार्जिन्स लगभग 9-10% के आसपास थे। मैनेजमेंट कह रही है कि हर साल अगले 5 साल तक हम अपने कंसोलिडेटेड मार्जिन्स 1% से इंक्रीज करेंगे और कंपनी ओवर अचीव कर रही है। Q1 FY27 में कंपनी के मार्जिन्स अगर FY26 से कंपेयर करूं 2-2.5% से इंक्रीज हो गए। ओवरऑल मार्जिन तो हमें 4% ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वन टाइम जो प्रॉफिट्स है उनको छोड़ दिया जाए तो कंपनी ने 250 से 300 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ दिखाई है सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। और मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रही है कि हर साल हम 1% से अपने मार्जिन को ग्रो करेंगे। क्या कंपनी वो अचीव कर सकती है? पिछले 1-1.5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से तो लगता है कि कंपनी बिल्कुल अचीव कर सकती है। अगर आपकी टॉप लाइन 18% से ग्रो होती है और आपके मार्जिन जो आज के दिन में 10% है वो बढ़ के 15% हो जाएंगे, तो कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर कंपनी का जो इबिटा है वो लगभग 28% CAGR से ग्रो हो सकता है। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है, मेरी गाइडेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि कंपनी ये अचीव कर सकती है, क्योंकि पास में कंपनी ने दिखाया है कि वो ब्रांडिंग करना जानते हैं, नई ब्रांड को खड़ा करके उसे 1000 करोड़ की ब्रांड बना सकते हैं। अब मार्जिन एक्सपेंशन कैसे होगा? सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स मैच्योर हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे ब्रांड्स मैच्योर होती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का आपको बेनिफिट मिल जाता है ना। आप स्केल के ऊपर काम करने लग जाते हैं, वही प्रोडक्ट्स आप लार्जर स्केल के लिए बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते नजर आते हैं। इसीलिए मामा अर्थ के और डर्माको के मार्जिन्स हाई हैं, लेकिन जो नई ब्रांड्स हैं वहां पर आप मार्केटिंग भी ज्यादा करते हैं, डिस्काउंट्स भी ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स कम होते हैं। लेकिन आज के दिन में जो ये यंग ब्रांड्स हैं, ये जब बड़ी होंगी वैसे वैसे आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। उसके बाद आप
उसके बाद आपका प्लान है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर और मार्केटिंग के ऊपर आज के दिन में जो खर्चा कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। टोटल जो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड है वो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे वैसे इंक्रीज होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म की बात करूं, आज के दिन में लगभग कंपनी 26 से 27% इनका जो रेवेन्यू है वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रही है। अब ये परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी ब्रांड मैच्योर होती हैं वैसे वैसे आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर कम खर्चा करना पड़ता है। अगर आप HUL जैसी कंपनीज को देखेंगे वहां पर एडवर्टीजमेंट स्पेंड आधे से भी कम है यहां से, ठीक है। तो जैसे जैसे कंपनी का स्केल बड़ा होगा वैसे वैसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो कम होने लग जाएगी। कंपनी आगे जाते हुए ESOPs को और एम्प्लॉय कॉस्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता कम करेगी, जिसकी वजह से भी आपके ओवरऑल मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। इसके अलावा मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं। यहां पर कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में दिखाया है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को भी इंप्रूव कर सकती है। जैसे जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं वैसे वैसे ब्रांड के पास जो मार्जिन्स बचते हैं वो इंप्रूव होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 से पहले मैनेजमेंट जब अपने प्रोडक्ट्स निकालती थी उन प्रोडक्ट्स को सुपर स्टॉकिस्ट को देती थी, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कस्टमर को देते थे। अब उन्होंने जो ये सुपर स्टॉकिस्ट है ना इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया है। जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना उनकी जो वैल्यू है या उनसे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो अपनी सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली चेन है, उसको एफिशिएंट कर रही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। 70% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑनलाइन कस्टमर्स, चाहे वो खुद के प्लेटफॉर्म से हो, फ्लिपकार्ट से हो, अमेजोन से हो, ठीक है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स से 10% रेवेन्यू आते हैं, है ना। अब कंपनी जो जनरल ट्रेड है और जो मॉडर्न ट्रेड है उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। इनफैक्ट वहां पर ग्रोथ कहीं ज्यादा रैपिडली आ रही है इन कंपैरिजन टू योर ऑनलाइन बिजनेसेस। मार्जिन्स भी बुरे नहीं है। जैसे जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी आने लग जाएगी, वैसे वैसे आपके मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बिजनेस। हम इसको सिर्फ एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड की तरह नहीं देख सकते। अब कंपनी जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनको भी फोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे टच पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख जाएंगे, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रो होते हुए नजर आएंगे आपको। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अगर इस बिजनेस को हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज के दिन में कंपनी की जो PE रेशियो है वो लगभग 65x से लेकर 75x के बीच में है, जो बहुत बहुत महंगी है। अगर हम इनके पीयर्स से कंपैरिजन करते हैं तो HUL जैसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी लगभग 40-45x के मल्टीपल पर ट्रेड करती है, ठीक है। कोलगेट जैसी कंपनी या मैरिको जैसी कंपनी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर PE मल्टीपल 25x के आसपास है, ठीक है। तो अगर हम कंपनी के पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो आज के दिन में कंपनी हमें बहुत बहुत महंगी नजर आती है। आखिर मार्केट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस को इतना हाई मल्टीपल क्यों दे रहा है, सवाल ये उठता है। अब हम ग्रोथ कितनी उम्मीद कर रहे हैं यहां पर, लगभग 30% के आसपास की अगले 5 साल में ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। पैग रेशो निकालें कंपनी का तो वहां पर पैग रेशो आता है ऑलमोस्ट 2.5x से लेकर 3x तक का हाई पैग रेशो है। सस्ता पैग रेशो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जब पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा नहीं कर रही तो चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी तो पिछले 5 क्वार्टर से आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में आप कोई खराब स्टेप ले लेते हो या फिर टेम्परेरीली आपकी अर्निंग्स डिप्रेस हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो मार्केट आपको पनिश करेगी, क्योंकि आज के दिन में आप एक बहुत बड़े प्रीमियम के ऊपर बैठे हो, समझे। आप एक न्यू एज कंपनी हो, शायद आप में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। HUL जैसी कंपनीज की ग्रोथ नहीं आ रही, कोलगेट जैसी कंपनी की ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन यहां पर ग्रोथ नजर आ रही है। अब ग्रोथ का आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं, सवाल ये उठता है। ग्रोथ के केस में भी अगर आपका प्रीमियम 1.5x पैग रेशो के आसपास चला जाता है तो मुझे सेंस बनती हुई नजर आती है, लेकिन अगर आपका पैग रेशो 3x के आसपास चला जाता है तो मुझे सेंस समझ में नहीं आती, बिजनेस की वैल्यूएशन समझ में नहीं आता बिजनेस का। खासकर कंसीडरिंग कि पिछले 1-1.5 साल में कंपनी के स्टॉक प्राइस ने लगभग 2x का 2.5x का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। उसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत हाई नजर आती हैं। तो इसीलिए जो फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्राइसेस में ऑलरेडी काउंटेड इन है, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी एक्सेप्शनल रिटर्न ना दिखाए, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स आते रहे, कंपनी 25-30% की ग्रोथ दिखाती रही, मार्जिन्स ऐसे ही एक्सपेंड होते रहे, कंपनी मैनेजमेंट ओवर डिलीवर करती रही अपने प्रोमिसेस के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है वो इस कंपनी को प्रीमियम देती रहेगी,
ठीक है, हो सकता है 70-80 की पीई भी फ्यूचर में दे दे, लेकिन जिस दिन एक क्वार्टर खराब हो जाएगा उस दिन वो साइकिल रिवर्स होने लग जाएगी। तो आप इस बिजनेस को एक मोमेंटम बिजनेस की तरह देख सकते हो, या फिर पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट की तरह देख सकते हो, है ना। रिजल्ट्स जब तक अच्छे आते रहेंगे, चीजें अच्छी परफॉर्म करती रहेंगी। उसके अलावा समस्याएं भी हैं बिजनेस के अंदर। वैल्यूएशन एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या शायद वैल्यूएशन ही है आज के दिन में। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो मुझे बिजनेस में नजर आती है वो नजर आती है कि यहां पर कोई सॉलिड मोड नहीं है बिजनेस का। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको नई ब्रांड्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, उनको बहुत बड़ी ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट अच्छा करना पड़ेगा। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो कोई डम मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मैनेजमेंट को अपने टोज पर रहना पड़ेगा हमेशा, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होते हैं जो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, ठीक है, वो बिजनेसेस कोई डम मैनेजमेंट भी चलाती है तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करवा सकती है, लेकिन यहां पर आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के अंदर वो मोट नहीं है। फ्यूचर में मोट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आज के दिन में मोट नजर नहीं आ रहा, बहुत गहरा मोट तो एटलीस्ट नहीं है। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा इन कैटेगरीज के अंदर। ऑनलाइन ब्रांड्स बहुत सारी आ गई हैं, छोटी छोटी ब्रांड्स जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही हैं, और जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। वो नए नए एक्विजिशन कर रहे हैं जिनसे कस्टमर बहुत जल्दी एक ब्रांड से हटके दूसरी ब्रांड पे जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। मामा अर्थ या डर्मा को की कसम नहीं खा रखी कस्टमर्स ने कि हम सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे ही उनको प्राइस अट्रैक्टिविटी कहीं और नजर आएगी या फिर नए प्रोडक्ट्स कहीं और नजर आएंगे, इनोवेशन कहीं और नजर आएगी, वो शिफ्ट कर जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की एडवांटेज है, जिसकी वजह से वहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बढ़िया हैं इन कंपैरिजन टू योर मामा अर्थ या फिर डर्मा को जैसी ब्रांड्स के अंदर। आई होप आपको ये बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।